हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, आज का सेशन है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अभी अगर जो भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एसके झा का भी हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और आज का सेट 07 होगा। अगर जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि रुकमनी पब्लिकेशन का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कुछ चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए हैं। जो प्ले लिस्ट बना हुआ वहां से आप देख सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात करेगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न बनता है तो 3 चैप्टर से बनता है। एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, दूसरा लाइंस बनता है और तीसरा प्रोजेक्शन बनता है। तो ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और चौथा चैप्टर आपको जस्ट देखने को मिलेगा कौन सा, तो ज्योमेट्रिक फिगर देखने को मिलेगा। अब ज्योमेट्रिक फिगर्स थोड़ा लेट से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आपको हम बता देते हैं कि बेसिक साइंस में बात करेगा तो इसमें भी तीसरा चैप्टर जो चल रहा है वो कौन सा है, तो हीट चल रहा है। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी को भी हम पूरा किए हैं और स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल पार्ट भी हम पूरा किए हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट के माध्यम से सारा वीडियो देख सकते हैं। अब आपको हम बता देते हैं इसमें कि बेसिक साइंस का वेटेज अब यहाँ हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिक साइंस में आपको जल्द वीडियो देखने को मिलेगा लगातार। और बेसिक साइंस में 10 से 11 चैप्टर है, उस पर हम हर एक चैप्टर पर हम आपको रुकमनी पब्लिकेशन और अदर में जो प्रीवियस पेपर बना है वहाँ से भी जीडीसी हो गया, डीएमआरसी हो गया, जो भी प्रीवियस पेपर पिछले बना है वहाँ से भी हम चैप्टर वाइज कराने का प्रयास करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आज का सेट प्रैक्टिस देखिएगा। अगर ट्रेड का बात करिएगा तो ट्रेड का भी हम जिक्र कर लेते हैं। अगर ट्रेड का बात करिएगा तो अभी ट्रेड 2 चालू किया गया है। एक इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है जिसमें 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और एक फीटर का स्टार्ट हुआ है। फीटर में 2 लेक्चर है, जस्ट आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज सेट स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न जो कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक पिंड है जो यू वेग से, ये क्या है, तो यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श पर टकराता है। जिसे ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श पर टकराता है और तथा उसी गति से उछलता है तो गति के परिवर्तन क्या होगा। बोला है कि एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श पर टकराता है। जिसे ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श पर टकराया और फिर वापस उसी वेग से उछलता है, फिर वापस यहाँ बोला गया है कि उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन क्या होगा। तो ये बताइए कि यू वेग से आया होगा तो फर्श पर टकराया होगा, और ये बताइए कि फिर फर्श पर टकरा कर फिर वापस लौटा है। फर्श पर टकराने के बाद फिर वापस लौटा है। एक सेकंड, ये बताइए जिसे अगर यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श पर टकराता है तो ये बताइए कि यू वेग से एक फर्श पर टकराया, ठीक है, यू वेग से, और ये बताइए कि उसी गति से उछलता है, उसी गति से, जिस गति से टकराया है और उसी गति से फिर वापस उछलता है तो उस गति में परिवर्तन कितना होता है। तो ये बताइए कि टकराने पर परिवर्तन, तो ये बताइए कि माइनस यू यहाँ हो गया और माइनस यू टकराने का यू हो गया। तो ये बताइए कि टक्कर कितने बार हुआ है, तो -2u इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 बार टक्कर हुआ है। ये गिरा और फिर टकरा के वापस लौटा है उतना ही गति से। हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है। अगर ल्यूमेन का अगर बात करेगा तो ल्यूमेन होता है जो ज्योति फ्लक्स का होता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का इकाई है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि एक होता है प्रदीप्ति, एक होता है प्रदीप्ति और एक होता है प्रदीप्ति पुंज। प्रदीप्ति पुंज होता है। तो ये बताइए कि प्रदीप्ति पुंज को ही हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं और प्रदीप्ति पुंज का अगर इकाई पूछेगा तो इसका क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। लेकिन अगर प्रदीप्ति का पूछेगा तो प्रदीप्ति का क्या होता है, तो प्रदीप्ति का होता है लक्स।
प्रदीप्ति के क्या होता है, तो लक्स होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखेगा, ये दोनों कंफ्यूज करता है। ये बताइए कि प्रदीप्ति के क्या होता है, तो प्रदीप्ति का लक्स होता है, और प्रदीप्ति पुंज का अगर बोलेगा तो प्रदीप्ति पुंज का क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज्योति तीव्रता किसका होता है, तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो ये बताइए कि दिशा और परिमाण किसमें होता है, तो सदिश राशि में होता है। और ये बताइए कि सदिश राशि इसमें कौन होता है। ये बताइए, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। एक होता है अदिश राशि। अगर सदिश राशि का बात करिएगा तो परिमाण भी होगा, परिमाण और दिशा भी होता है। परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। लेकिन अगर अदिश राशि का बात करेगा तो अदिश राशि में परिमाण, ओनली परिमाण होता है, इसमें परिमाण होता है। अगर दिशा का बात करेगा तो दिशा इसमें नहीं होता है। तो ये बताइए कि बोला है कि दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो दिशा और परिमाण किस में देखने को मिलता है, तो वेग में होता है। वेग एक सदिश राशि है। वेग कौन सा राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि होता है। अविमीय राशि का मतलब कि उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर अविमीय राशि का अगर बात करेगा तो इसमें अविमीय राशि होता है जो विकृति होता है। विकृति का अगर बात करेगा तो विकृति में कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है विकृति। बाद बाकी श्यानता गुणांक हो गया, प्लांक नियतांक होगा, गैस नियतांक का बीमा होता है। लेकिन यहाँ मात्रकहीन और बीमाहीन राशि कौन हो जाता है, तो विकृति मात्रकहीन राशि और बीमाहीन राशि होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु क्या होता है। जैसे एक बताइए, तत्कालिक वेग का मतलब वह हुआ जैसे जिस वेग से आप करंट में जा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मानते हैं कि हम 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, फिर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। तो ये बताइए कि तत्कालिक वेग आपको ये हो गया, तत्कालिक वेग ये हो गया। अब ये बताइए कि तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होता है जब वस्तु क्या होता है। तो ये बताइए, तत्कालिक वेग और औसत वेग निकालना चाहते हैं तो तत्कालिक वेग कितना हो गया, तो तत्कालिक वेग 2 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है। और ये बताइए औसत वेग, ये तीनों को निकाल लीजिए। औसत वेग का बात करेगा तो कुल योग बटा कुल समय होता है। ये बताइए कुल योग कितना होगा, तो 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा। और कितना सेकंड पर सेकंड लग रहा है, तो 3 सेकंड लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये बताइए, ये हो गया औसत वेग और ये हो गया तत्कालिक वेग। तो ये बताइए तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होता है, जब आपको पता है कि त्वरण 0 होता है। त्वरण क्या होता है, 0 होता है। आपको पता है कि त्वरण का जो फार्मूला का पता बात करिएगा तो ए बराबर जो होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है। अब ये बताइए, ये हो गया v कितना हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया अंतिम, तो 2 मीटर पर सेकंड। 2 इनिशियल कितना है, तो 2 और बटा समय कितना, तो 1 सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो ये बताइए कि त्वरण अगर शून्य होगा, अगर शून्य त्वरण के साथ चलेगा तो तत्कालिक वेग और औसत वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इसका हम साबित करके भी हम बता देंगे कि जब भी लीजिएगा, अब जरूरी ना है कि 2 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, आप 5 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। अब 4 को हम लिए थे। ये बताइए तत्कालिक वेग कौन सा हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो तत्कालिक वेग हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब औसत वेग का बात करेगा तो औसत वेग सबका ऐड कर दीजिए, तो 4 हो गया और कितना सेकंड लगा है, 5 10 15 20 हो गया, माफ करिएगा 20 हो गया। और कितना सेकंड लगा है, तो 4 सेकंड लगा है। तो ये बताइए 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये बताइए एवरेज भी 5 मीटर पर सेकंड आया, तत्कालिक वेग भी 5 मीटर पर सेकंड। ये कब आता है, जब ये त्वरण क्या होता है, तो शून्य होता है। तो ये बताइए त्वरण क्या होता है, शून्य। तो हम कह सकते हैं कि तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर तब होता है जब त्वरण क्या होता है, तो शून्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति क्या होती है। तो आपको पता है कि जब भीड़ भाड़ वाली जो सड़क होता है वहाँ गति क्या होगा, तो असमान होगा, बराबर उसका गति नहीं होगा। कभी 5 मीटर पर सेकंड या जो भी चाल रहेगा तो चाल अप डाउन होते रहेगा। तो भीड़ भाड़ वाला में असमान चाल से चलता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो ये बताइए कि इस संवेग का अगर बात करिएगा कि एक वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो संवेग का पता है कि द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो ये बताइए कि द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान का बात करते हैं
तो ये बताइए कि द्रव्यमान गुना क्या होता है, तो वेग होता है। द्रव्यमान को हम केजी भी लिख सकते हैं और वेग को हम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पर या पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर वस्तु के वेग होता है। हम कह सकते हैं कि पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मात्रक ये भी होता है, एक संवेग का मात्रक अगर बात करेगा तो न्यूटन सेकंड भी होता है, न्यूटन सेकंड भी होता है। तो न्यूटन सेकंड भी याद रखिएगा, संवेग का मात्रक होता है। अगर संवेग का बात करेगा तो संवेग कौन सा राशि हो जाता है, तो संवेग एक सदिश राशि हो जाता है। संवेग हो गया, फिर संवेग हो गया और आवेग दोनों का मात्रक सेम होता है, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब समीपवर्ती कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वह क्या कहलाता है। तो बोलता है कि जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो पूरा कोण कहते हैं। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उस जैसे एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी कोण है। तो एंगल अगर ए हो गया 90 डिग्री तो मान लीजिए कि क्या है, समकोण है। तो एक कोण 90 डिग्री उसको समकोण कहते हैं। अगर सरल कोण का बात करेगा तो 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। जैसे ए बताइए, ये क्या हो गया, सरल कोण हो गया। पूरा कोण होता है जो योग होता है, जैसे पूरा कोण ये हो गया कि मानते हैं कि एंगल ए और प्लस एंगल बी बराबर कितना योग हो गया, तो एंगल बी बराबर 190 डिग्री हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, तो पूरा कोण हो गया, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछ दे तो सप्लीमेंट्री एंगल का योग होता है 180 डिग्री। याद रखिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का कोण सप्लीमेंट्री एंगल का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और कंप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि यदि कोई भी बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो ग्राउंड लाइन पर सदैव उसका क्या बनता है। बोला गया है कि यदि कोई भी बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो ग्राउंड लाइन, जीएल का मतलब होता है ग्राउंड लाइन पर सदैव उसका क्या बनता है। तो ग्राउंड लाइन पर हमेशा क्या बनता है, तो उत्च्छेद बनता है। ग्राउंड लाइन पर हमेशा क्या बनता है, तो उत्च्छेद बनता है। यदि बिंदु, अगर हम कह सकते हैं कि यदि बिंदु है जो वस्तु के भूमि तल रेखा के रूप में हो तो सदैव उत्साद ही बनता है। जिसे उत्साद का मतलब ये हो गया, उत्च्छेद का मतलब होता है एलिवेशन। क्या होता है, एलिवेशन होता है। अब एलिवेशन का मतलब समझिएगा, जैसे कि हम एक फिगर बनाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे ये बताइए कि अगर इस फिगर के हिसाब से अगर हम चले तो आपको पता है कि ये हो जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन और ये हो गया वर्टिकल प्लेन, समझिएगा। अब ये बताइए कि अगर कोई भी किरण, कोई भी वस्तु अगर बीच में रखा हुआ है, अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू से देखने पर कहाँ बनता है, तो एचपी पर बनेगा। ये बताइए ये जो प्रोजेक्शन कहाँ पर, किस तल पर बनेगा, तो एचपी तल पर बनेगा। तो ये बताइए ये जो एचपी तल पर बना कब, जब हम टॉप व्यू से देखें, तो टॉप व्यू से देखने पर जो एचपी तल पर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं या अनुविक्षेप बोलते हैं। लेकिन अगर हम फ्रंट व्यू से देखें, अगर हम फ्रंट व्यू से देखें और फ्रंट व्यू से देखने पर वर्टिकल प्लेन पर जो वस्तु बनता है, जो बनता है प्रक्षेप, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम उत्च्छेद बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्च्छेद बोलते हैं। और उत्च्छेद का इंग्लिश का अगर बात करेगा तो उत्च्छेद के इंग्लिश जो होता है वो एलिवेशन होता है। उत्च्छेद के इंग्लिश क्या होता है, तो एलिवेशन होता है। अब समझिएगा, बोला है कि यदि कोई भी बिंदु भूमि रेखा के बोला है। अभी बताइए ये हो गया भूमि रेखा, अगर एक्स वाई अगर टर्न लीजिएगा कोऑर्डिनेट का, तो ये बताइए ये हो गया भूमि रेखा। तो वही बोला कि अगर भूमि रेखा ग्राउंड लाइन पर स्थित होता है तो ग्राउंड लाइन पर सदैव कैसा बनता है। तो ये बताइए कि अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन में या फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रोजेक्शन का अगर बात करेगा, तो अगर भूमि तल पर एक ग्राउंड लाइन हो गया, ग्राउंड लाइन पर बनता है तो हमेशा क्या बनाता है, तो उत्च्छेद बनाता है। हमेशा क्या बनाता है, उत्च्छेद बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कहा गया है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। बोला है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगी। तो ये बताइए कि अधिक रोशनी देने के लिए दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से कुछ पॉइंट हम समझाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे एक होता है श्रेणी क्रम, अगर बात करते हैं तो एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर।
एक होता है समांतर। अब ये बताइए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अगर बात करिएगा तो ये बताइए कि घर में जो वायरिंग होता है वो किस में होता है, समांतर में होता है। तो समांतर में वोल्टेज समान होता है, हम कह सकते हैं कि वोल्टेज क्या होता है यहाँ, तो यहाँ वोल्टेज समान होता है। जब वोल्टेज समान होता है तो धारा बोलेगा तो धारा क्या होता है, तो अलग अलग होता है। धारा क्या होता है, तो अलग अलग होता है। उसी तरीका से ये बताइए श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, तो समान होता है। और वोल्टेज का बात करेगा तो वोल्टेज क्या होता है, तो अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग अलग। अब ये बताइए कि समांतर में घर में जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है, वोल्टेज बराबर होता है। यहाँ है जो ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा वाट वाला जो बल्ब होगा वो ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा चमकेगा, याद रखेगा। ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। और यहाँ होगा जो कम वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, कम वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम में कम वाट वाला ज़्यादा चमकेगा और समांतर वाला में होता है कि ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। तो वही बोला कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगी, किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगी, तो उसको अगर समांतर में जोड़ देंगे तो अधिक रोशनी देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में दिया गया है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है, डेजर्ट कूलर के द्वारा। तो डेजर्ट कूलर के द्वारा जो शीतलन होता है वो शीतलन किस पर आधारित होता है, तो वाष्पन शीतलन के द्वारा पर आधारित होता है। तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है, तो वाष्पन शीतलन के द्वारा आधारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में आपको मिलान करना है। देखिएगा ये बताइए, जैसे कहा गया है कि जूल, तो आपको पता है कि जूल का जो मात्रक जूल किसका होता है, तो कार्य का मात्रक होता है। एम्पियर का अगर बात करेगा तो एम्पियर किसका हो गया, तो धारा का हो गया। अगर वोल्ट का बात करेगा तो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। और कैलोरी होता है ऊष्मा का। और वाट किसका होगा, तो समर्थ का हो जाएगा। तो ये बताइए ए का 3 हो गया और बी का 1 हो गया। तो ए का 3 बी का 1 एक ही ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन हम कम कर रहे हैं, आपको पता है कि 50 क्वेश्चन करना रहता है। तो इसमें देखिएगा अगले प्रश्न बोला कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग को ही हम क्या बोलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करेगा तो 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का बात करेगा तो mgh होता है। लेकिन कभी कभी काइनेटिक एनर्जी और इसका संवेग का रिलेशन पूछ लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी का और फार्मूला याद रखिएगा, p²/2m। p²/2m होता है जो संवेग के रिलेशन में होता है। p हो गया संवेग और m हो गया द्रव्यमान, तब p²/2m और एक होता है 1/2 mv² होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है 14 नंबर में कहा गया है कि यदि किसी भी गतिमान वस्तु का संवेग p है और द्रव्यमान m है, तो p और m के द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा का रिलेशन क्या है। तो आपको जस्ट बताएं कि काइनेटिक एनर्जी का 2 फार्मूला याद रखेगा, 1/2 mv² एक ही हो गया और दूसरा संवेग के केस में याद रखेगा p²/2m होता है। तो ये दोनों फार्मूला से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि माफ करिएगा, बोलता है जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को, जैसे ये बताइए कि ये कॉइल स्प्रिंग का अगर बात करेगा तो इसको प्रत्यास्थ चाहे तो चापिएगा या खींचिएगा तो इसका क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा इसका बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्थितिज ऊर्जा इसका क्या होता है, तो बढ़ता है। अब समझिएगा क्यों बढ़ता है। जैसे आपको पता है कि पोटेंशियल अगर इसके स्थितिज ऊर्जा का बात करेगा तो 1/2 kx² होता है, kx² तक k एक नियतांक वैल्यू होता है। x² जो होता है वो स्प्रिंग में जो होता है वो स्प्रिंग में खिंचाव का बताता है या कंप्रेस का बताता है। तो ये बताइए कि मानते हैं कि इसको दबाइएगा, तो मानते हैं कि दबाइएगा तो -2 होगा या खींचिएगा तो 4 होगा। अब ये बताइए अगर -2 हो या +4 हो, जब स्क्वायर करिएगा तो हमेशा बढ़वे करेगा। तो इसीलिए जब कभी भी स्प्रिंग को चाहे तो कंप्रेस करिए या खींचिए,
ठीक है। दोनों केस में दबाने पर भी और खींचने पर भी दोनों केस में स्थितिज ऊर्जा इसका बढ़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, बता देते हैं कि जो भी नए कैंडिडेट देख रहे हैं प्रैक्टिस के सेट का, तो आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन हम करवाना है, और अगर 50 क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन अगर करने लगे तो एक्सप्लेन करने में करीब 2 घंटा का समय चल जाएगा, 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट को हम जो सोल्यूशन या एक्सप्लेन करने लायक रहता है उसको कर देते हैं, और बाद बाकी डायरेक्ट हम उसका आंसर पर जाते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए कि ना हमको एक्सप्लेन के साथ चलिए, तो हम चैप्टर वाइज करवाए हैं पिछले वीडियो रुक्मणी पब्लिकेशन का, और आगे भी चैप्टर वाइज वीडियो आते रहेगा। बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम जाएगा, 20 या 25 क्वेश्चन का रहेगा, लेकिन वहाँ हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ से आया और कैसे आया है। तो आप प्रैक्टिस के साथ साथ चैप्टर वाइज जो लेके आते हैं उससे भी जुड़िए, और रिकॉर्डेड वीडियो जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। वहाँ हम एक्सप्लेन हर एक 20 क्वेश्चन को हम आधा घंटा या 35 मिनट में हम किए हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो अगर एक बंद मार्ग का अगर बात करेगा कि एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। किया गया कार्य क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कार्य का बात करिएगा तो कार्य आपको भी पता है कि कार्य जो होता है W होता है, जो एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये बताइए कि बल हो गया, विस्थापन हो गया और थीटा हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़ा यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ये बताइए 10 kg, तो ये बताइए द्रव्यमान कितना हो गया, तो द्रव्यमान हो गया 10 kg। एक प्लेटफार्म पर खड़ा है तो कार्य पूछा है, तो कार्य बराबर आपको पता है कि कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अब ये बताइए कार्य जीरो होने का यहाँ समझिएगा, अगर कार्य जीरो कब होगा, जब विस्थापन जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो होने पर कार्य भी जीरो हो जाएगा। अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री, तो उस केस में भी कार्य जीरो हो जाएगा। तो ये बताइए कि कोई इंसान अगर प्लेटफार्म पर सूटकेस लेके खड़ा है तो पहला नंबर में तो इसका विस्थापन जीरो है, विस्थापन जीरो हो गया, तो ये बताइए कि कार्य भी जीरो हो गया, तो पहला केस में कार्य ई जीरो हो गया। लेकिन दूसरा केस का अगर बात करेगा तो अगर खड़ा है तो 90 डिग्री पर अगर खड़ा होगा तो इस केस में भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा कि प्लेटफार्म पर जब खड़ा बोल दिया तो इसका 100% होगा कि विस्थापन उसका जीरो है। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन अगर जीरो है तो कार्य भी उसका जीरो हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। बोला है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा होता है, तो तापीय ऊर्जा, जिसको हम थर्मल पावर बोलते हैं, थर्मल पावर एनर्जी बोलते हैं। तो थर्मल पावर में जो थर्मल पावर के माध्यम से भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है वो 65% लमसम होता है, 65% उत्पादन होता है। तो वही बोला है कि किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो तापीय ऊर्जा स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न जो दिया गया है कि जल का अधिकतम घनत्व क्या है। जो भी कैंडिडेट इसका जस्ट पीछे का लेक्चर जो प्रैक्टिस सेट अगर नहीं किए हैं तो करिएगा। आपको हम यहाँ डायरेक्ट बताएंगे कि जल के घनत्व के बारे में वहाँ हम बेसिक से जिक्र किए हैं कि घनत्व का अगर कभी भी क्वेश्चन आवे आयतन या घनत्व का, तो उसका ग्राफ के माध्यम से बनाइएगा। अगर ग्राफ का अगर बात करेगा तो घनत्व का ग्राफ जो होता है इस तरीका से बनाइएगा। तो यहाँ जो होता है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से इस साइड आइएगा तो -1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -2 हो गया। जस्ट इस साइड जाइएगा तो 1 होगा, यहाँ 2 होगा। तो इसी तरीका से अगर हम डॉट 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 करके अगर यहाँ हम लावे तो यहाँ हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताइए कि ये बताता है तापमान को। अगर यहाँ बात करेगा तो यहाँ क्या होता है, तो घनत्व होता है। अब ये बताइए कि घनत्व और तापमान का जो रेंज जो चलता है इस हिसाब से चलता है, इस हिसाब से। अब ये बताइए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम घनत्व हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर आके क्या हो जाता है, महत्तम हो जाता है, महत्तम हो जाता है। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से घटना शुरू हो जाता है। यही उल्टा भी हो सकता है कि अगर बोल दे कि 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाने पर घनत्व के साथ क्या होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व क्या होता है, तो घटता है। तो आपसे पूछा गया कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि गर्म पानी की थैलियों में जल का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो गर्म पानी की थैलियों में जल का प्रयोग करने का रीजन क्या होता है कि उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब ये होता है कि अगर एक कंटेनर में पानी लिए और इसको ऊष्मा दिए तो ऊष्मा देने पर ही कम गर्म हो, ऊष्मा देने पर ही कम गर्म होता है, उसी को विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है तो अधिक होता है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता होती है। तो अगर अधिकतम तापीय चालकता का अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा चालकता होता है चांदी का। अगर चालकता का अगर बात करेगा, चालकता सबसे ज़्यादा किसका होता है तो सबसे ज़्यादा होता है चांदी का। फिर बात करेगा तो फिर होता है कॉपर का और फिर होता है एल्युमिनियम का। तो ये सीरीज भी याद रखेगा कि सबसे ज़्यादा चालकता क्या होता है चांदी का। चांदी से ज़्यादा होता है सोना का, लेकिन सोना को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए कभी भी ऑप्शन में अगर सोना दे और चांदी भी दे तो आप चांदी के ही लगाइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब गर्म पानी कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। जब गर्म पानी जब कांच के गिलास पर छिड़केगा तो क्या हो जाता है तो टूट जाता है। टूटने की वजह यह है कि कांच अचानक से सिकुड़ जाता है, कांच अचानक से सिकुड़ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है तो टूट जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध 100 ओम है तो चालकता क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो दे दिया है वो कितना दिया है तो 100 ओम दिया है, तो अगर चालकता का बात करेगा तो चालकता को हम जी से डिनोट करते हैं। जी होता है जो व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है तो किसका होता है प्रतिरोध का होता है। तो ये बताइए कि अगर 100 ओम दिया है तो जी का मान जो होगा 1 अगर 100 करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो 0.01 ओम लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ रिलेशन जो बनता है चालकता के साथ है वो हम बता देते हैं आपको कि एक पूछ लेता है चालन से और एक पूछ लेता है एक चालक से और एक अर्धचालक से। माफ करिए, देखिएगा एक हो गया चालक, एक क्या हो गया चालक हो गया, एक हो गया अर्धचालक, एक हो गया अर्धचालक। अब चालक और अर्धचालक से रिलेशन पूछ लेता है, समझिएगा। अगर आपको पता है कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि तापमान हो जो प्रतिरोध का सीधा समानुपाती है। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। लेकिन अर्धचालक में उल्टा हो जाता है कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान का। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ा तो तापमान घटेगा। लेकिन अगर चालकता की बात करेगा यहाँ की चालकता क्या होता है तो चालकता होता है जो जी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर का, और यहाँ भी जी होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर का। अब ये बताइए कि परम शून्य तापमान कितना डिग्री पर होता है तो 0 केल्विन या 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य तापमान कहते हैं। अब ये बताइए कि परम शून्य तापमान सबसे न्यूनतम तापमान होता है 0 केल्विन पर। तो ये बताइए कि 0 केल्विन जब हम लेंगे तो तापमान जब मिनिमम करेंगे अर्धचालक में, तापमान मिनिमम करेंगे तो प्रतिरोध मैक्सिमम हो जाएगा, और जब प्रतिरोध मैक्सिमम हो जाएगा तो ये बताइए चालकता क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि ये बताइए कि तापमान न्यूनतम हुआ तो प्रतिरोध महत्तम हो गया, और प्रतिरोध महत्तम हो गया तो चालकता क्या हो जाएगा तो चालकता कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन यहीं अगर यहाँ बात करेगा चालक में तो आपको पता है कि चालक में न्यूनतम तापमान पर न्यूनतम प्रतिरोध होगा, क्योंकि सीधा समानुपाती है, और जब न्यूनतम प्रतिरोध होगा तो जी होगा जो अति चालक की तरह व्यवहार करेगा, अति चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो 3 पॉइंट दोनों का याद रखिएगा। और ये रिलेशन सबसे ज़्यादा अगर बनता है तो रिलेशन इससे पूछ लेता है और चालकता से पूछ लेता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब तार की लंबाई दुगनी हो जाती है तो एमीटर रीडिंग से कम हो जाती है। बोला है कि जब तार की लंबाई को अगर दुगनी कर दी जाएगा तो एमीटर रीडिंग क्या होगा तो एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। एमीटर रीडिंग का अगर बात करेगा तो एमीटर रीडिंग होता है जो क्या हो जाता है तो आधा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ अगर एमीटर का बात करेगा कि एमीटर क्या करता है तो धारा को मापता है, धारा को मापने का काम करता है। लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर का अगर बात करेगा कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है
तो धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। तो पूछेगा कि धारा की उपस्थिति को कौन बताता है, तो गैल्वेनोमीटर। धारा को मापता कौन है, तो एमीटर। और अगर वोल्टेज को मापना हो कि वोल्टेज को कौन मापता है, तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि 8 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य प्रतिरोध 48 प्राप्त होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध को क्या होगा यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बोला है कि 8 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 48 ओम है। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये बताइए कि आप यहाँ हीट एंड ट्रायल के माध्यम से ही बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि 8 को अगर समान प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में होगा तो कहीं न कहीं 6 ओम का 8 होगा। जब 6 ओम के 8 होगा तो श्रेणी क्रम में पता है कि जो टोटल होता है आर, जो टोटल निकलता है वो क्या निकलता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको जब 6 बार ऐड करेगा तो कितना, 8 बार ऐड करेगा तो कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। अब इसी को समांतर क्रम में करने के लिए 1/r जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/6 1/6 1/6 डॉट डॉट डॉट। जब 8 बार करिएगा तो 8 बार करने के बाद कितना आएगा ना, तो जोड़ कर दीजिए, 3 को हो गया ना। ये बताइए 1/6 हो गया, 1/6 1/6 और 1/6, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लिखेगा प्लस 1/6। अब ये बताइए ऊपर कितना हो जाएगा, तो 8/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/r टोटल। तो ये बताइए कि r अगर टोटल निकालेगा तो 6/8 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आपको पता है कि पीटी में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से बनता है और मेंस में भी इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो इसका श्रेणी क्रम समांतर क्रम इसे पढ़ के जाइएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट के तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत प्रवाह के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। ये बताइए कि आपको बोला गया है कि एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट से ये कितना धारा प्रवाहित होता है, तो धारा दे दिया है कि 0.75 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, तो 5 मिनट लग रहा है। तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देते हैं। तो ये बताइए कि विद्युत प्रवाह के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो आवेश की मात्रा को हम 2 फार्मूला बताए थे कि Q बराबर एक होता है IT और एक होता है Q बराबर NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये बताइए कि हमको Q पूछ रहा है, तो पहला वाला केस लगेगा कि धारा हमको दे दिया है, तो धारा हम 75/100 लिखेंगे। और ये बताइए कि टाइम कितना दिया है, तो टाइम दे दिया है 5 × 60। अगर हम करेंगे 5 × 60, तो ये बताइए कि 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 दूनी 10 यहाँ से ही कटेगा और 3 दूनी 6 यहाँ से ही कटेगा। तो जो Q आएगा वो कितना आएगा, 5 15 और 7 21 1 22। ये बताइए 225 कूलम आएगा, 225 कूलम आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला 2 को याद रखेगा आवेश के केस में कि Q बराबर IT और Q बराबर NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग स्केच का फॉर्म किसी को भी लगभग व्यू को मानकर प्रकार का बना सकते हैं। तो दिखाए गए चित्र में व्यू का नाम क्या है। ये बताइए ये व्यू जो दिया गया है दिखाए गए चित्र में कौन सा व्यू है। अगर यहाँ ऑप्शन का अगर बात करेगा तो देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन के अनुसार अगर बोला गया है कि बताइए ये व्यू जो दिया गया है कौन सा व्यू है, तो ये व्यू जो होता है वो आइसोमेट्रिक व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू होता है। और ये व्यू हम आगे भी पढ़ाए थे, पिछले सेट में भी आया हुआ था। आइसोमेट्रिक व्यू का खासियत क्या होता है, तो ये प्रत्येक जो कोण बनाता है वो बराबर कोण बनाता है, प्रत्येक का कोण बराबर होता है। अगर प्रत्येक का कोण का अगर पूछेगा तो प्रत्येक कोण कितना रहता है, तो 120 डिग्री होता है। लेकिन यही अगर क्षैतिज के साथ बनाता है कि नहीं क्षैतिज के साथ, तो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज का अगर बात करेगा तो इस हिसाब से ये बताइए क्षैतिज बनता है, ये भी 30 डिग्री का बन जाता है और ये भी 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक का खासियत क्या होता है कि एक व्यू से ऑब्जेक्ट की सारी जानकारियां प्राप्त हो जाता है। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए कौन ऐसा अगर पति है जो व्यू है जो एक व्यू से सारी जानकारियां दे देता है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है।
बोला गया कौन सा प्रोजेक्शन है जो एक व्यू से सारी जानकारियां देता है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो 3D डायमेंशन भी कहते हैं, 3D डायमेंशन भी कहते हैं। तो अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किया था वो माइकल फैराडे ने किया था, और माइकल फैराडे ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। जैसे ए बताइए कि नॉर्थ पोल ले लिए, और ए हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बल चुंबकीय बल रेखाएं निकलता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलता है। अब ए बताइए कि चुंबकीय बल रेखाएं की ये जो समूह है, ये पूरे समूह को ही हम क्या बोलते हैं, तो फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और फ्लक्स को अगर बात करेगा तो EMF का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो -N-d∅dt होता है, -N-d∅dt। फाई क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। तो यही बात बोला था कौन, फैराडे ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा, जब इसमें आप आर्मेचर लगाइएगा तो फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। ये बात कौन बोला था, तो माइकल फैराडे ने बोला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है विकल्प है जो पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर बढ़ते क्रम में अगर बात करेगा तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, तो चालक का होगा, फिर किसका होगा, मिश्र धातु का होगा, सबसे ज्यादा होगा विद्युत रोधक का। प्रतिरोध का मतलब ब्रेकर होता है, एक तरह से धारा को क्या करता है, विरोध करता है। तो सबसे कम विरोध होता है चालक में, उसके कम बाद होता है मिश्र धातु में, और सबसे ज्यादा होता है विद्युत रोधक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर फ्यूज का अगर बात करिएगा कि फ्यूज है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्यूज होता है जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर काम करता है, विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। या इसी को हम तापीय ऊर्जा के सिद्धांत पर भी कह सकते हैं कि तापीय ऊर्जा के सिद्धांत पर भी काम करता है। तो तापीय ऊर्जा के सिद्धांत पर या विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर काम करता है। अगर फ्यूज का बात करेगा तो फ्यूज का अगर बात करेगा तो फ्यूज में Pb+Sn का उपयोग करते हैं, और इसका जो नेचर जो होता है वो निम्न गलनांक होता है। और प्रतिरोध का अगर बात करेगा तो उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध उच्चतम होता है, और गलनांक क्या होता है, तो निम्नतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न जो कचरे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ई कचरा बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि बेसिक साइंस में एक IT लिटरेसी है, IT लिटरेसी चैप्टर पढ़ना है जिसको हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो रुकमनी पब्लिकेशन से कंप्यूटर एक हो गया, और एक हो गया इन्वायरमेंट पर्यावरण हो गया। ये दोनों चैप्टर हम आपको जल्द आपको प्रोवाइड हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनेगा कंप्यूटर से, और 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा इन्वायरमेंट से। तो 4 3 7 मतलब कि 7 से 8 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसलिए 2 चैप्टर को भी हम जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि DVD का अर्थ क्या होता है। तो अगर DVD का बात करेगा तो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। अगर इसी का बात करेगा तो डिजिटल वर्टेक्स भी होता है, या वोल्टाइल भी बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, तो वोल्टाइल भी बोलते हैं, तो वर्सेटाइल भी बोलते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। और वर्सेटाइल को ही हम क्या बोलते हैं, तो वीडियो बोलते हैं। तो ये बताइए DVD का क्या हो गया, तो डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण होते हैं। जैसे ये बताइए कि परमाणु है, तो आपको पता है कि परमाणु में 3 प्रकार का कण होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जो कहाँ होता है, तो नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर चक्कर लगाता है। तो ये बताइए कि कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ये नहीं होगा, ये बताइए प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा की अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। अगर गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो गतिज ऊर्जा के हम दो फार्मूला बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी का दो फार्मूला याद रखेगा। एक होता है 1/2 mv², ये जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के केस में होता है। और दूसरा अगर बात करेगा तो दूसरा जो होता है वो p²/2m होता है। ये p होता है जो संवेग के केस में होता है, संवेग और वेग के केस में होता है, संवेग और काइनेटिक एनर्जी के केस में होता है। आपको वेग पूछा है किसके, काइनेटिक एनर्जी का वेग के रिलेशन। अभी बताइए वेग के रिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगा। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वेग के समानुपाती होगा। अगर यहाँ वेग का अगर निकालना रहेगा तो वेग के हम डायरेक्ट अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी भी हम कर सकते हैं, ये हो गया। अब ये बताइए कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4:9 दिया है, काइनेटिक एनर्जी अगर 4:9 दिया है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर V2 का अगर बात करेगा तो रूट अंडर जो होगा वो KE1/KE2 भी हम कर सकते हैं। तो ये बताइए कि V1/V2 अगर निकालना रहेगा तो ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 4:9 दिया है। तो V1 और V2 जो निकल के आएगा, V1 और V2 निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2:3 निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो 2:3 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा, हम फिर से बता देते हैं आपको कि फार्मूला सीधे लगाइएगा 1/2 mv², 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, तो वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ से वेग निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इस पर दोनों का वेग निकाल सकते हैं, एक एक करके भी निकालेगा तो इसका 2 निकलेगा और इसका 3 निकलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो आपको पता है कि विद्युत तार में जो लगी आग को बुझाते हैं वो विद्युत तार से बुझाते हैं, कौन सा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम CTC कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम से हम विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। अगर विद्युत से लगी आग को बुझाने का अगर श्रेणी का बात करेगा तो कौन सा श्रेणी में जाता है, तो D श्रेणी में जाता है। आज तक कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C और श्रेणी D को अगर बात करेगा तो श्रेणी ए में जो रखा जाता है वो ठोस पदार्थ को रखा जाता है, ठोस पदार्थ को। बी का अगर बात करेगा तो बी को द्रव पदार्थ में लगी आग को बी में रखा गया, ठोस में लगी आग को ए में रखा गया, और गैस से लगी आग को किस में रखा गया, तो सी श्रेणी में रखा गया, और विद्युत से लगी आग को किस में रखा गया है, तो डी में रखा गया है। कभी कभी विद्युत के जगह पर चालक भी अगर बोल देगा तो चालक भी किस में जाता है, तो ऑप्शन नंबर मतलब श्रेणी नंबर डी में जाता है, क्लास नंबर डी में जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, ये आपको T² से दिया गया है कि बताइए कि प्रदर्शित भाग पर P का नाम क्या होगा। तो अगर प्रदर्शित भाग पर P का अगर नाम का अगर बात करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो ये बताइए कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेड बोलते हैं। ये जो खींचे हैं ये क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो पूरा नीचे खींचा हुआ है इसको हम ब्लेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। तो ये बताइए जो P है किसको बताता है, तो ब्लेड को बता रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये बताइए कि हेड और ब्लेड के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका जो किनारा का अगर बात करते हैं, जो किनारा हम दे रहे हैं कि किनारा को हम कार्यकारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो कार्यकारी कहते हैं। जो इससे कार्य होता है उसी को हम कार्यकारी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तो कार्यकारी किनारा बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। ये पूरा ब्लेड हो गया, ये पूरा हेड हो गया, और हेड और ब्लेड के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसी का अगर बात करेगा तो इसको यूज कहाँ करते हैं, तो यहाँ जो इसको जो यूज हम करेंगे ये बताइएगा। अगर समांतर लाइनें खींचना होगा, समांतर लाइनें खींचने के लिए हम क्या करते हैं, तो T² का उपयोग करते हैं, या क्षैतिज लाइन खींचने के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ प्रश्न समझिएगा, बोला गया है कि मापनी में 1:2 से आप क्या समझते हैं। बोला गया है कि एक मापनी दिया गया है और उसमें 1:2 से आप क्या समझते हैं। अब आकार का अगर बात करेगा तो इसे एक होता है फुल साइज का पूर्ण आकार होता है, एक होता है पूर्ण आकार होता है जिसको 1:1 में हम लिखते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग जिसको हम लघुकरण बोलते हैं, लघुकरण बोलते हैं। तो लघुकरण का अगर बात करेगा तो ये होता है 1:X होता है। अगर एक होता है विस्तार,
एक होता है विस्तार, तो विस्तार का अगर बात करेगा तो x/1 होता है। आप समझने का प्रयास करिएगा इसका। ये बताइए कि हम बोले पूर्ण आकार का, तो पूर्ण आकार का 1/1 इसलिए लिए जैसे आपको हम एक वस्तु देते हैं और अगर उस वस्तु के शेप के आकार ही दूसरा वस्तु बना दिए या उसी आकार का दूसरा वस्तु बना दिए तो पूर्ण आकार हो गया। जिस वस्तु का आकार है उसी वस्तु का आकार फिर से बना दिए तो क्या हो गया, 1/1 हो गया। लेकिन लघुकरण होता है कि कोई बड़े वस्तु को छोटा करके बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लघुकरण बोलते हैं। तो बड़े वस्तु हो गया x और छोटे वस्तु हो गया a। तो इसका फार्मूला अगर बात करेगा मापनी का, तो मापनी जो होता है वो काल्पनिक वटा वास्तविक होता है, काल्पनिक वटा वास्तविक होता है। अब ये बताइए कि काल्पनिक में हम लघुकरण कर रहे हैं तो बड़ा को नीचे रख के हम क्या बोले कि छोटा से बड़ा अति बड़ा से छोटा किया जाता है। तो वास्तविक में क्या था, बड़ा था, तो बड़ा को हम ले लिए x, और ये बताइए कि काल्पनिक में क्या था, छोटा था तो 1/x हो गया, तो ये क्या हो गया, तो लघुकरण हो गया। लेकिन विस्तार का अगर बात करेगा तो विस्तार में क्या होता है कि छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है, इसी को हम विस्तार बोलते हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन चाहते हैं कि ना पूरा एक्सप्लेन इसको करिए तो आपको वीडियो पड़ा हुआ है रुक्मणी पब्लिकेशन का, इसका जब इंस्ट्रूमेंट पढ़िएगा तो वहाँ हम इसका पूरा एनालिसिस किए हैं, जो क्वेश्चन उसमें करवाए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्केच बुक का प्रयोग किस लिए करते हैं। अगर स्केच बुक का बात करेगा तो स्केच बुक का हम लोग को जो प्रयोग करते हैं वो ट्रेसिंग के लिए करते हैं, ट्रेसिंग के लिए स्केच बुक का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे ये बताइए कि रफनेस के लिए हम जो यूज करते हैं उसी तरह से एक होता है ट्रेसिंग, तो वही बोला है कि स्केच बुक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो ट्रेसिंग के लिए करते हैं। अब यहाँ पेंसिल के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए पेंसिल के कितने ग्रेड का पाया जाता है, तो 18 ग्रेड में पाया जाता है। इसमें सबसे हार्डनेस का बात करेगा तो 9H होता है, सबसे सॉफ्टनेस का बात, मुलायम का बात करेगा तो कितना होता है, तो 7B होता है। लेकिन अगर मीडियम का अगर बात करेगा तो मीडियम जो होता है वो कहाँ से होता है, तो 3B हो गया, 2B हो, 3H हो गया, 2H हो गया, इसी तरीका से H हो गया, फिर HB हो गया, F हो गया, फिर HB हो गया, तो ये सब आ जाता है जो मुलायम में आ जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ट्रेसिंग। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री पर के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हम जस्ट आपको पीछे भी बता देते कि अगर कोई भी एक कोण का बात किया है अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये पढ़ना कहाँ है, तो ज्योमेट्रिक फिगर जब पढ़िएगा आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो एक चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्योमेट्रिक फिगर, वहाँ पढ़ने का है ज्योमेट्री के बारे में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। तो अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का बात करेगा तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है जो समकोण होता है, हर एक 90 डिग्री का होता है, तो 9 चौको 36, 360 डिग्री बनाएगा। तो वही बोला है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, तो चारों समकोण के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि विस्तार रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है। तो अगर विस्तार रेखाएं का बात करेगा तो विस्तार रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, विस्तार रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न बोला है कि किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। तो आपको जस्ट हम बताए थे कि समान कोण कौन बनाता है, तो आइसोमेट्रिक बनाता है, आइसोमेट्रिक बनाता है और प्रत्येक 120 डिग्री का कोण बनाता है, और क्षैतिज के साथ कितना बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ट्राइमेट्रिक अगर बात करेगा तो इसमें 2 कोण बराबर होता है। अगर यही डाइमेट्रिक माफ करेगा इसमें तीनों कोण बराबर नहीं होता है, तीनों कोण बराबर नहीं होता है, तीनों कोण बराबर नहीं होता है। लेकिन डाइमेट्रिक का बात करेगा तो 2 कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आइसोमेट्रिक में बता दिए थे कि तीनों कोण बराबर होता है, A बराबर B बराबर C होता है, और प्रत्येक कोण कितना रहता है, तो 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर का जो इकाई होता है वो क्या होता है, तो बार में हम ज्ञात करते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर का इकाई जो होता है वो क्या हम किसमें कंसीडर करते हैं, तो बार में कंसीडर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर एक बार का अगर बात करिएगा तो एक बार जो होता है वो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार जो होता है वो 10 के पावर 5
पास्कल के बराबर होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि 1 बार 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है। किसी भी चालक तार से, जैसे ये बताइए, चालक तार से जब धारा प्रवाहित करवाइएगा तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, H बराबर I² H बराबर I²RT। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, तो धारा के वर्ग के समानुपाती हो गया H हो गया ऊष्मा, हीट हो गया। अब ये बताइए, हीट हो गया और ये हो गया धारा, ये क्या हो गया, तो I हो गया धारा। तो ये बताइए कि चालक तार के चालन इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के साथ संघट्य होता है। चालक तार के चालन क्या होता है, गति, इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के साथ संघट्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है। तो अगर मापन प्रणाली का अगर बात करिएगा तो मापन प्रणाली का सभी कार्य होता है, रिकॉर्डिंग करना भी होता है, सूचक फलन भी होता है और नियंत्रण फलन भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी स्केल का विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी स्केल को विस्तार का अगर बात करेगा कि विस्तार को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो विस्तार जो होता है, आपको विस्तार का मतलब अंतर हो गया, और अंतर निकालेगा जो मिनिमम होगा और मैक्सिमम हो गया। तो ये बताइए, दोनों का अगर अंतर आपको निकालना रहेगा तो आप क्या करिएगा, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू लीजिएगा और रेंज का मिनिमम वैल्यू का अंतर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही हो गया विस्तार। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर उत्तोलक का बात करेगा तो उत्तोलक होता है जो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। नहीं, बर्नौली नहीं होता है, कौन सा होता है, एक सेकंड, ये होता है बल अघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बल अघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर बात करेंगे कि उत्तोलक की खोज किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने खोज किया था। तो ये बताइए कि खोज के बारे में अगर बोलेगा तो आर्किमिडीज, और किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बल अघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक का अगर बात करेंगे तो 3 श्रेणी होता है, FLE होता है। अगर फर्स्ट श्रेणी में फलक्रम बीच में होता है, सेकंड श्रेणी में लोड बीच में होता है, और थर्ड श्रेणी में होता है जो कौन सा, इफर्ट बीच में होता है। तो आपको फर्स्ट श्रेणी में फलक्रम बीच में हो गया, लोड हो गया तो दूसरे श्रेणी में, और इफर्ट बीच में तो तीसरे श्रेणी में होता है। अगर इसका फर्स्ट जो बात करेगा एग्जाम्पल का कि फर्स्ट श्रेणी में कौन कौन एग्जाम्पल होता है, तो जैसे पिलास हो गया, पिलास के बाद अगर बात करेगा तो कैंची हो गया, तो ये सब आता है फर्स्ट श्रेणी में। लेकिन द्वितीय में बात करेगा तो जैसे सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, ये सब होता है द्वितीय में। तृतीय श्रेणी का अगर बात करेगा तो तृतीय मशीनी का जो होता है वो जो बंसी जो होता है, बंसी हो गया, या मनुष्य का हाथ हो गया, तो हाथ भी किस में जाता है, तो तृतीय। किसान का अगर हल बोलेगा कि किसान का हल किस श्रेणी में जाता है, तो तृतीय श्रेणी में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पेंच के द्वारा गति को गति में परिवर्तित किया जाता है। तो अगर पेंच के द्वारा गति को गति में परिवर्तित किया जाता है तो घूर्णी गति को, पेंच के द्वारा घूर्णी गति को रैखिक गति में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि CNG संक्षिप्त रूप है, CNG संक्षिप्त रूप है। तो अगर CNG का बात करेगा तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न बोला है कि जैविक ऑक्सीजन ऑक्सीयक मतलब बायोलॉजिकल, जो BOD होता है, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक होता है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जो होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। और ये एक प्रकार का प्रदूषण सूचक है। तो बताइए कि किसको बताता है, तो ये जलीय वातावरण को बताता है। किसको बताता है, तो जलीय वातावरण को बताता है, या जलीय प्रदूषण को बताता है। जलीय प्रदूषण को कौन बताता है, तो जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त बता देते हैं कि इसमें आपको हम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाने का प्रयास किए हैं, और ये अल्टरनेट आता है, ये अल्टरनेट में वीडियो आते रहेगा, ठीक है। इसी के साथ जो भी चैप्टर बचा हुआ उसको भी हम कंप्लीट करेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जस्ट आपको बेसिक साइंस पर ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हम आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं जो महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इसमें बेसिक साइंस में जस्ट चैप्टर वाइज हम लाने का प्रयास करेंगे।
सेशन से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।